तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपके अध्याय 8 जो कि है जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रण एवं समन्वय के अभ्यास प्रश्न को हम एकदम प्रॉपरली लॉजिक के साथ करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपका प्रश्न संख्या 1 है वह कहता है कि सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई आपका सही है, जिसमें से जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जिसका पहले का पहला आपका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। देखिए इसका विकल्प नंबर वह इंसुलिन। तो इंसुलिन हम लोग पढ़े थे कि इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है वह किस में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। और कहाँ से स्रावित होता है, अगन्याशय से। कहाँ से स्रावित होता है, अगन्याशय से। तो ये तो पौधों में पाया नहीं जाता। थायरॉक्सिन जो होता है हमारे गले के पास एक थायराइड ग्रंथि होती है जिससे स्रावित होता है आपका थायरॉक्सिन। तो यह भी पौधों या पादपों में पाया नहीं जाता। अगला है एस्ट्रोजन। तो देखिए हमने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन जो है वह महिलाओं में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, महिलाओं का अंग है उनको विकसित करने का कार्य करता है। तो ये भी आपका है, पादप हार्मोन्स है नहीं। अगला है आपका साइटोकाइनिन। अभी तो हमने पढ़ा था जब पादपों का हार्मोन्स पढ़ रहे थे, तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन्स पाया जाता है पौधों में जो कि पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो जो पहला है, पहले का आपका द वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को, यानी कि इसके दूसरे पार्ट को। तो दूसरा पार्ट कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना में नहीं पाया जाता। तंत्रिका कोशिका की संरचना में क्या नहीं पाया जाता, आइए देखते हैं। नंबर 1 है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट जो है वो जो तंत्रिका कोशिका में जो प्रवर्धक निकले होते हैं उसको डेंड्राइट कहते हैं। तो डेंड्राइट तो पाया जाता है। केंद्रक, बिल्कुल केंद्रक भी पाया जाता है आपके तंत्रिका कोशिका में, हमने पढ़ा है। एक्सॉन, देखिए जो डेंड्रॉन्स थोड़े से लंबे हो जाते हैं तंत्रिका कोशिका में उसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। तो आपका एक्सॉन भी मिलता है। अगला है आपका सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति जो है हमेशा किस में पाई जाती है, पादपों में, यानी कि जो छाल होती है उसे ही हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो यानी कि इसका भी आपका द वाला विकल्प सही है। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। तीसरा है, कह रहा है कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथियों का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो देखिए विकल्प नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और वह सभी ग्रंथियों का क्या करती है, नियंत्रण करती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। जैसे एक शिक्षक होता है, क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, उसको अपने नियम में बांध कर रखता है। ठीक उसी प्रकार से पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो कि सभी ग्रंथियों को क्या करती है, अपने नियंत्रण में रखती है। तो इसका विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा। आइए इसका अगला भी विकल्प देख लेते हैं। जैसे यकृत। यकृत भी क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। कौन? यकृत। अब तो अगला आपका है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या है, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनिलिन नामक इसमें से एंजाइम हार्मोन्स निकलता है। तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। अगला आपका है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो कि क्या करती है, जैव घड़ी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो डिजिटल क्लॉक कहते हैं। यह क्या कार्य करती है, जैसे हम रात में क्या हुआ, सोच करके सो गए कि हमें 6 बजे उठना है, तो यह ग्रंथि क्या करती है कि हमें 6 बजे हमारी नींद जरूर खुल जाएगी और यह 6 बजे हमें क्या कर देगी, उठा देगी। तो इस प्रकार से इसे हम जैव घड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब अगले क्रम में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, यानी पहले के चौथे पार्ट को। तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? नंबर 1 पैराथायराइड ग्रंथि। बिल्कुल नहीं, पैराथायराइड ग्रंथि शर्करा का नियंत्रण नहीं करती है। और अगला है ब है अगन्याशय। तो देखिए बिल्कुल अगन्याशय क्या करता है, इंसुलिन नामक एंजाइम को क्या करता है, अपने अंदर से स्रावित करता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो आपका इसमें से ब ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसुलिन, अगन्याशय। अगले क्रम में आपका पांचवा आपका है, कह रहा है कि रात को जब हम सोते होते हैं तो और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए हम
उस मच्छर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं, इस क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी का नियंत्रण मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के करते हैं। तो इसमें जो ब विकल्प है वह आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तो इसका भी आपका ब विकल्प सही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 है, कहे कि हमारे शरीर में होने वाली किसी प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। देखिए एक आपके बुक में दिया हुआ है चित्र जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। आप उस चित्र को, वीडियो को पॉज करके उस चित्र को बना लेंगे। अब इसका वर्णन देखिए किस प्रकार से करेंगे। हमने आपको बताया था करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, गर्म बर्तन को जब छूते हैं तो हमारी संवेदी कोशिकाओं द्वारा वह सूचना किसको दी जाती है? मेरुरज्जु तक पहुंचाई जाती है। और मेरुरज्जु के द्वारा क्या किया जाता है? प्रेरक कोशिकाओं को आदेशित किया जाता है जो कि हमारी मांसपेशियों के द्वारा हमारे हाथ को हटाने का कार्य करती हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया पर मेरुरज्जु और मस्तिष्क की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया पर आपको मेरुरज्जु और मस्तिष्क की भूमिका पर टिप्पणी लिखना है। देखिए हम जानते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं उन पर कार्य कौन करता है? आपका मेरुरज्जु कार्य करता है। और स्पेशली जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसका नियंत्रण किसके पास होता है? मेरुरज्जु के पास होता है, ना कि मानव के मस्तिष्क के पास, ना कि जंतुओं के मस्तिष्क के पास। तो इसमें आपके प्रश्न में पूछा है प्रतिवर्ती क्रिया पर मेरुरज्जु और मस्तिष्क की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो आप एक लाइन में लिखेंगे सबसे पहला चीज कि जो मस्तिष्क होता है उसका प्रतिवर्ती क्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण किसका होता है? मेरुरज्जु का होता है, जो कि संवेदी कोशिकाओं और प्रेरक कोशिकाओं के द्वारा उस पर क्या किया जाता है? मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। उत्तर आ रहा है, यहां से उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के स्राव में समन्वय है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है और जो आपका हार्मोन्स होता है इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं को नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचनाओं को नियंत्रित किया जाता है। और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा जो सूचनाओं का नियंत्रण किया जाता है उस नियंत्रण में सहयोग कौन प्रदान करता है? आपका हार्मोन्स प्रदान करता है। तो इसलिए जो आपका तंत्रिका तंत्र है और हार्मोन्स का, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स का स्राव के मध्य में क्या है? समन्वय है, जो कि एक निश्चित क्रिया पर निर्भर है, जो कि निरंतर क्या होता है? चलता रहता है। 5 तो अगला आपका है प्रश्न संख्या 5, कह रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जब हमने अध्याय 8 की शुरुआत की थी तो वहां पे हमने पढ़ाया था तंत्रिका कोशिका। हमने वहां पे तंत्रिका कोशिका को पढ़ाया था जिसमें हमने बकायदे डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम के सहायता से आपको पूरा कोशिका तंत्र की कार्यविधि को समझाया था। तो प्यारे बच्चों वहां से जाकर के आप अध्याय 8 का फर्स्ट वीडियो हमारा देखेंगे जिसमें आपको तंत्रिका कोशिका मिल जाएगी। वहां से आप तंत्रिका कोशिका की संरचना और तंत्रिका तंत्र के एक एक पार्ट को आप लिख सकते हैं। वहां से देखिए इसका जो होता है 3 भाग होता है। नंबर 1 कोशिकाकाय, नंबर 2 आपका होता है डेंड्रांस अंश और नंबर 3 आपका होता है एक्सान। अब तीनों पार्टों को आप वहां से जाकर के लिख लेंगे और पढ़ लेंगे। तो ये आपकी जो तंत्रिका कोशिका है यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका परीक्षा में आने का चांस कुछ ज़्यादा रहता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर तैयार कर लेंगे वहाँ से देखने के बाद। अब देखिए अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 6 है, कह रहा है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कैसे होता है, उदाहरण सहित समझाइए। अनैच्छिक क्रियाएं जो कि हमारे इच्छा के बिना चलती हैं, किसके क्या करती हैं? हमारे इच्छा के बिना चलती हैं। तो हम आपको बता दें कि जो हमारी शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? हमारा लघु मस्तिष्क करता है, और जिसे हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क सबसे छोटा मस्तिष्क होता है, इसलिए इसको लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? हमारा लघु मस्तिष्क यानी पश्च मस्तिष्क करता है। और पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग? वही जो लास्ट में जुड़ा होता है, मेडुला ओब्लांगाटा। तो मेडुला ओब्लांगाटा जो है हमारे शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है।
उदाहरण सहित उत्तर दें। तो जैसे इसका उदाहरण क्या है, छींक आना, हृदय का धड़कना, शरीर में हमारे ब्लड का संचार, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो 2 4 3 4 5 भर भर के एग्जाम्पल ऐसे लिख लेंगे जो कि ऐसी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर जो कि हमारे बिना इच्छा से हो रही हैं। हमारा जो श्वसन है, हमारे जो शरीर में रक्त का प्रवाह है, हमारे दिल की जो धड़कन है, ये सब क्या है, आपका अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो उदाहरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है आपका 7वां, पादपों में रासायनिक समन्वय का एक उदाहरण देखिए बच्चों, जो पादपों में रासायनिक समन्वय होता है किसके कारण होता है, पादप हार्मोन्स के कारण होता है। अब अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण हम वही पुष्प वाला दे सकते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि देखिए जो हमारा पौधा होता है, पौधे में जो पुष्प उगता है, उस पुष्प में क्या होता है, मीठे मीठे रस निकलते हैं और उस मीठे रस से क्या होता है, जो पौधा है उसके अंदर उद्दीपक का भाव पैदा होता है। जो पौधे के अंदर स्त्री केसर होता है, पुष्प के अंदर जो स्त्री केसर भाग होता है, उससे क्या होता है, मीठा मीठा रस निकलता है। और जो पुष्प के अंदर जो आपका मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट आपका स्त्री केसर हो गया, और जो आपका मेल पार्ट होता है यानी कि जो पुरुष भाग होता है उसे कहते हैं हम परागकण। तो होता क्या है कि जब स्त्री केसर से मीठे मीठे रस निकलते हैं तो यहाँ पे जो आपका मेल पार्ट है जो कि परागकण है, जिस प्रकार से हम कोई अच्छी सी लड़की देखते हैं तो हमारा लार क्या होता है, टपकने लगता है। उसी प्रकार से जब आपका पुष्प में से जब मीठी मीठे रस निकलने लगते हैं तो जो उसमें से मेल पार्ट होता है यानी कि जो परागकण होता है, उसकी जो पराग नलिकाएं होती हैं वे बढ़ने लगती हैं और कहाँ चली जाती हैं, स्त्री केसर के पास यानी कि उसके फीमेल पार्ट के पास चली जाती हैं और वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, जिससे बीज का निर्माण होता है। तो यह एक इसका क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप यहाँ पे स्लाइड में आ रहा है उत्तर, उसकी सहायता से आप लिख सकते हैं। बाकी समझ में आ ही गया है कि पौधों में या पादपों में जो हमारा समन्वय होता है किसके कारण होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। और यहाँ पौधे वाला एग्जाम्पल आप उदाहरण के रूप में लिख लेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 8 है कि एक जीव नियंत्रण में समन्वय की आवश्यकता क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दें। देखिए हमारे जो सजीव हैं या हमारे जीव हैं उनमें आपके समन्वय की आवश्यकता क्या है। देखिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां, बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगर उसको नियंत्रण, उसको समन्वय करने का अगर काम किसी के पास न हो तो हमारी जो हमारे अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, पादपों के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, वह मनमाना ढंग से कार्य करने लगेंगी, स्वतंत्र होकर के कार्य करने लगेंगी। जैसे अगर आपके अग्नाशय द्वारा इंसुलिन बनाया जा रहा है तो अगर उस इंसुलिन बनाने पर नियंत्रण ना हो, उस इंसुलिन का समन्वय ना हो तो अग्न्याशय हमारा क्या करेगा, निरंतर इंसुलिन बनाता जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर जो शुगर की मात्रा है वह क्या हो जाएगी, शुगर की मात्रा जब इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो यकृत के ही द्वारा सारे ब्लड में चीनी की जो मात्रा होती है उसे अवशोषित कर लिया जाता है और हमारे मस्तिष्क तक चीनी की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमें अत्यंत घातक बीमारी हो सकती है। और अगर इंसुलिन ना बने तो तब क्या होगा, इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तब क्या होगा, इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो जो हमारे रक्त में शुगर की मात्रा है यानी कि चीनी की मात्रा है उसको क्या करेगा, हमारे वृक्क के द्वारा उसमें से चीनी की मात्रा को अलग नहीं किया जाएगा, पृथक नहीं किया जाएगा और मूत्र के माध्यम से, मूत्र के रास्ते से क्या होगा, चीनी की मात्रा को बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे हमें कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह यानी कि शुगर नामक बीमारी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, आ रहा है स्क्रीन पर, देख लें वहां से आप। अगला है आपका 9वां प्रश्न, पौधे के प्रति संवेदी होते हैं, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, इस कथन से आप सहमत हैं, क्यों या क्यों नहीं। देखिए जो पौधे होते हैं प्रकाश के प्रति संवेदी क्यों होते हैं। देखिए हमने आपको बताया था प्रकाशानुवर्तन, और यह क्रिया प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश के प्रति, सूर्य के प्रति क्या होना, संवेदी होना, सूर्य के प्रति क्या होना, संवेदी होना, यानी सूर्य को फॉलो करना। जैसे सूरजमुखी जिधर सूर्य जाता है घूम जाता है। और यह क्रिया किस हार्मोन्स के कारण होती है, यह क्रिया जो है आपके किस हार्मोन्स के कारण होती है, आपके ऑक्सीन हार्मोन्स के कारण होती है। किस हार्मोन्स के कारण होती है, ऑक्सीन हार्मोन्स के कारण होती है। तो जो पौधे के अंदर प्रकाश
से प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, उनका क्या कारण क्या है? ऑक्सीन हार्मोन्स है। उनका कारण क्या है? ऑक्सीन हार्मोन्स के कारण पौधे जो है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि सूरजमुखी के पौधे का प्रकाशानुवर्तन होना क्या है? एक इसका अच्छा सा सरल सा उदाहरण है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10 है कि क्या पौधों में उद्दीपन के प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता है? उदाहरण सहित उत्तर दें। जी बिल्कुल हाँ है। वही पुष्प वाला मैं उदाहरण जो दिया कि जब पुष्प से क्या होता है, मीठा मीठा रस उसके स्त्री के सर से निकलता है, तो वह रस क्या करता है? पुष्प के पराग कण के बीच क्या करता है? उद्दीपन का भाव उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है? पराग कण के पराग नलिकाओं द्वारा वहां पे जाया जाता है और वहां जाकर के क्या किया जाता है? निषेचन किया जाता है, जिससे बीज का निर्माण होता है। तो यह एक सुटेबल सा अच्छा सा उदाहरण है। अगले क्रम में कह रहा है कि हम जानते हैं कि मूलांकुर सदा बीज के एक ही ओर से निकलता है। मूलांकुर सदा बीज के एक ही ओर से निकलता है। प्रत्येक जाति के बीज के लिए यह स्थान निश्चित है, परंतु बीज बोते समय किसान इस बात का ध्यान नहीं रखते, बीज को ऐसे तैसे फेंक देते हैं। बीज अवश्य उल्टे पुल्टे होकर जमीन पर गिरते हैं। इसके बावजूद अधिकांश पौधे की जड़ पृथ्वी के अंदर होती है। ऐसा क्यों होता है? कारण सहित बताइए। तो आइए मैं बताता हूं इसका कारण है। अब देखिए, जो बीज आपका होता है, जो आपका बीज होता है, इस जब यह अंकुरित होता है तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है मूलांकुर और दूसरा होता है प्रांकुर। दूसरा क्या होता है? प्रांकुर। तो देखिए, जो प्रांकुर होता है वह हमेशा कहाँ जाता है? प्रकाश की दिशा में जाता है और प्रकाश से क्रिया करके, प्रकाश के साथ क्रिया करके पत्ती, तना, शाखा ये सब बनाता है। कौन? प्रांकुर। और जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर में क्या आती हैं? जड़ें आती हैं। मूलांकुर में क्या आती हैं? जड़ें आती हैं, जो कि पृथ्वी के किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनकी जड़ें कहाँ चली जाती हैं? नीचे की ओर चली जाती हैं। और इसलिए क्या होता है कि लगभग ज़्यादातर पौधों की जड़ें क्या कहाँ पाई जाती हैं? नीचे पाई जाती हैं। तो इसका कारण क्या है कि जो हमारा मूलांकुर है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन होकर के क्या करता है? गति करता है और उसकी जड़ें हमेशा पृथ्वी के क्या कहाँ चलती जाती हैं? नीचे चलती जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने अच्छे से जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।